ये आदमी एक ऐसे आइलैंड पर फंस गया जहाँ दुनिया के सबसे पौराणिक आदिवासी रहते हैं, पर इन रेयर स्पीशीज के आदिवासियों के एरिया में घुसना उससे भारी ना पड़ जाए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि कई देर बाद जब अपनी आंखें खोल रहा था तो वो एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो एक आइलैंड के पास होता है और पानी में तब से गिरा पड़ा हुआ था। मैक्स को तो सिर्फ इतना याद है कि वो एक बड़ी सी शिप के ऊपर अपने साथियों के साथ एक दूसरी जगह पर जा रहा था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट आंख उसकी अभी खुली है। वो देख पाता है कि चारों तरफ उसके बोट के मलबे गिरे हुए हैं और उसके सभी साथी बेजान पानी पर तैर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बड़ी शिप का किसी बड़ी चट्टान से टकराव हो गया हो, यानी वो सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं और ये आइलैंड कौन सा है उसे नहीं अंदाजा। मैक्स जब डरते हुए अपने साथियों की मदद करने के लिए जाता है तो वो और ज्यादा शॉक रह गया, क्योंकि उनमें से कोई भी उसका साथी बचा नहीं होता। सब के सब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारे गए होते हैं। मैक्स कैसे भी करके अपने मरे हुए साथियों की डेड बॉडी ऊपर लेकर आता है। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ पर उन्हें फंसे हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन ये बात क्लियर थी कि वो इस पूरे अनजान आइलैंड पर फंस चुका है, पर एक्चुअल में उसे असली खतरा तो फॉरेस्ट के अंदर ही मिलेगा। मैक्स अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। उसने जल्द से जल्द अपने साथियों की डेड बॉडी को जमीन में दफना दिया और कुछ मंत्र पढ़कर उनका फ्यूनरल कर देता है। अब बात ये थी कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले और कोई उसकी मदद करने आएगा भी कि नहीं। ना तो उसके पास कोई रिसोर्सेस थे और ना ही खाने पीने के साधन, और तो और वो जितना फॉरेस्ट की तरफ देख रहा था उसे डर लगते जाता। धीरे धीरे रात होने लगी, इसीलिए मैक्स फॉरेस्ट के अंदर ना जाते हुए बीच के किनारे ही सो जाता है। पता नहीं फॉरेस्ट में उसे कौन से खतरनाक जानवर मिल जाए। सुबह होते ही मैक्स आसपास की चीजें छानबीन करने लगा कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिल जाए जिससे वो सरवाइव कर सके, लेकिन उसे पानी में मौजूद अपनी एक शिप ही दिखाई दे रही होती है जिस पर जाने का वो डिसाइड कर लेता है। लकीली उसे तैरना आता था, इसीलिए धीरे धीरे वो अपनी शिप की तरफ जाने लगा। कई देर तक वो तैरता ही रहा और आखिरकार उस शिप तक पहुंच जाता है। उसे याद था कि शिप में कुछ खाने पीने की चीजें और कई सारी राइफल्स रखी गई हैं। अगर वो उन सभी को ले लेगा तो एटलीस्ट वो उन्हें अपने साथ लेकर चले जाएगा तो उसे अपनी प्रोटेक्शन का साधन मिल सकता है। जैसे ही वो शिप में एंटर करता है तो पता चलता है कि वो धीरे धीरे डूब रही है, यानी उसे ये सारा काम जल्दी करना होगा। अब तुरंत ही उसे एक कमरे से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचता है। शॉकिंग बात हुई कि उस जगह पर उसके ही फ्रेंड का एक पेट डॉग मौजूद था। उसका नाम शेफर्ड होता है और वो मदद के लिए ही गुहार लगा रहा था। मैक्स ने जल्द से जल्द शेफर्ड को उठाया और अपने साथ लेकर जाने लगा। अच्छी बात हुई कि थोड़ी छानबीन के बाद उसे खाने पीने की चीजें मिल गई, साथ ही साथ कई सारी बंदूक और राइफल्स भी होती हैं। तो जो काम की चीज दिख रही थी वो उसे जमा कर लेता। अब सिर्फ उसे ये सारे सामान किनारे पर लेकर जाने हैं। उसे जल्दी भी करना होगा क्योंकि ये शिप कभी भी डूब सकती है। मैक्स ने तो अब एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर धीरे धीरे सारे सामान रखने लगा। उसने हर एक बंदूक की चीजें अपने बॉडी से बांध ली थी ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। उसने तो शेफर्ड को भी आराम से लकड़ी के टुकड़े पर रखने के लिए रस्सी का सहारा लिया। जब उसे कंफर्मेशन मिल जाती है कि सारे सामान लकड़ी के टुकड़े पर आ चुके हैं तो वो धीरे धीरे धक्का देता हुआ उसे किनारे पर लेकर जाने लगा। अच्छी बात हुई कि लहरें भी किनारे की तरफ ही जा रही थी, यानी उसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। किनारे पर पहुंचते ही उसने अपने सारे सामान का अच्छी तरीके से देख रेख किया और ये पता किया कि आखिर ये सब कब तक उसे सरवाइव करा सकता है। शॉकिंग बात ये हुई कि वहाँ पर बहुत ही कम दिनों का खाना बचा हुआ था। ऐसे तो वो बिल्कुल भी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने कुछ खाना खाया और अपने पेट डॉग को भी खाने के लिए दिया। लेकिन ये सारी चीजें तो एक शुरुआत है, उसका कठिन समय तो जल्द ही आने वाला है और पता नहीं वो कितने सालों तक चलेगा। पर हम मैक्स की पूरी तरीके से मदद करेंगे इस पूरे कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। अब यहाँ मैक्स के पास गन थी तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया फॉरेस्ट के अंदर जाने का। वो अपने डॉग को वहीं पर छोड़कर सीधा अंदर की तरफ चला गया। ये इसलिए क्योंकि उसे इस पूरे आइलैंड की छानबीन करनी थी कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। चारों तरफ घने पेड़ पौधे मौजूद थे और जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं, लेकिन फिर भी मैक्स रुकता नहीं और लगातार भागता जाता है। कई देर तक ट्रैवल करते हुए वो उस दूसरे किनारे तक पहुंच गया जो उसी आइलैंड का था। लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी वो साफ देख पा रहा था कि दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है। वो आइलैंड तो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर ना कोई बोट आती और ना ही कोई प्लेन। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये बात बेचारे मैक्स को पता चल चुकी थी, लेकिन उसे वेट करने के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं होता। बेचारा वो उस जगह से निकलता हुआ वापस अपने इक्विपमेंट्स के पास आ गया जहाँ उसका कुत्ता शेफर्ड उसका इंतजार कर रहा था। अब इतने दिनों बाद खाने पीने की रिसोर्सेज भी कम हो चुके हैं। अगर कोई गलती से भी यहाँ पर आ जाता है तो उसे सिग्नल देने का इंतजाम उसके पास होना चाहिए। इसीलिए मैक्स ने ये होप रखते हुए कि यहाँ पर कोई बचाने आएगा, कई सारी लकड़ी के टुकड़े एक साथ रख दिए, यानी वो उन सारे लकड़ियों
को जलाकर उन्हें सिग्नल दे देगा। इसी तरीके से इंतजार करते हुए एक और दिन बीत गया, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब यहाँ किनारे पर रहने पर अचानक शेपर्ड भौंकने लगा था। मैक्स को लगा कि ये बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर पानी में गई तो एक बड़ा सा शिप उसकी तरफ से गुजर रहा था। मैक्स एकदम पागलों की तरह तुरंत ही भागने लगा और उसे इशारा करके दिखाता है। ये बात साफ है कि वो शिप इनसे दूर थी और आवाज देकर उसे नहीं बुलाया जा सकता। इसीलिए मैक्स ने तुरंत ही एक लकड़ी जलाई और सारी लकड़ी को इकट्ठा किए हुए उसमें आग लगा दी। वो यही होप कर रहा था कि इतनी लकड़ी को जलाने पर जो धुआं निकलेगा उससे वो शिप वाले उसे देख ले, लेकिन ये सारी चीजें एकदम बेकार लग रही थी। वो शिप इतनी ज्यादा दूर होती है कि वो नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट अब तो मैक्स इतने दिनों तक आइलैंड पर रहते हुए डेस्परेट हो चुका था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेचारे की कोई सुनता नहीं तो उसने डायरेक्टली जंप लगा दिया पानी के अंदर। पर ऑब्वियस बात है कि पानी की लहरें एकदम अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं, यानी कि किनारे की तरफ। तो ऑब्वियस बात है कि मैक्स अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। मैक्स बहुत तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वापस उसी जगह पर आ जाता है। धीरे धीरे वो शिप पहाड़ों के पीछे से गायब होने लगी और एक मोमेंट के बाद वो कहाँ चली गई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारे मैक्स की वो आखिरी उम्मीद भी चली जाती है। बहुत ही ज्यादा थकान के कारण वो वापस किनारे पर आया और उसका कुत्ता शेफर्ड भी उसे बहुत ही मायूसी से देख रहा था, क्योंकि शायद उसे भी अंदाजा है कि यहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन है। मैक्स के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं था इसी आइलैंड पर रहकर अपनी जिंदगी बिताना, जब तक कि कोई प्लेन या फिर शिप उसकी मदद करने ना आ जाए। अब अगले दिन से ही मैक्स अपने आप को बिजी रखने लगा वहाँ पर काम करने के लिए। उसका टारगेट था कि फॉरेस्ट में सबसे पहले रहने की एक अच्छी जगह बनाना, तो उसने लकड़ियां जमा करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। पूरा दिन वो फॉरेस्ट में ही रहता और कई सारी चीजें जमा करके एक जगह पर लेकर आ जाता। उसने वहाँ पर एक स्पॉट भी चूज किया जहाँ पर वो अपना घर बिल्ड करेगा। अब कई दिनों तक रहने के बाद मैक्स को ये भी लगने लगा था कि ये आइलैंड इतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कई सारी चीजें हैं, फल फ्रूट से लेकर ऐसे साफ पानी जिसे वो कंज्यूम कर सकता है। उसे सिर्फ मांस खाने के लिए शिकार करना सीखना होगा जंगली जानवरों का, और ये तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि उसके पास बंदूक मौजूद है। वो अगर किसी भी जानवर को उससे मारेगा तो वो तुरंत ही मर जाएंगे। फिर भी मैक्स पुरानी तकनीक यूज करता है उन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए। शुरुआत में तो देखकर ऐसा लग रहा था कि मैक्स यहाँ पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया है, क्योंकि वो अपने काम में एकदम घुल मिल गया था। देखते ही देखते कई दिन बीतते चले गए और उसका वो ट्री हाउस भी एकदम से रेडी होने लगता है। वहाँ पर खाने पीने के सारे इक्विपमेंट्स उसने अवेलेबल करा कर दिए थे, यानी मैक्स इतने महीनों बाद वहाँ का रहन सहन एकदम से सीख चुका था। लेकिन उसे हमेशा ही होप रहती कि कोई तो अनजान यहाँ पर आएगा और उसे बचा कर लेकर जाएगा। मैक्स पूरा दिन काम करता और आखिर में नदी के किनारे आकर डूबते हुए सूरज को देखकर एंजॉय करता। फिर भी उसके मन में एक भावना थी कि वो यहाँ पर कब तक फंसा रहेगा। आज उसे इस अनजान आइलैंड पर 4 महीने बीत चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। इतने टाइम तक तो कोई इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता, लेकिन मैक्स यहाँ पर सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसकी विल पावर उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब अगली सुबह जब वो दोनों किनारे पर घूम रहे थे, तभी मैक्स की नजर एक निशान पर गई। ये निशान सैंड पर बने हुए किसी पैर का था। शुरुआत में तो मैक्स को लगा कि ये उसके पैर का निशान हो सकता है, लेकिन उसका पैर इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से मैक्स को अंदाजा लग गया कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, लेकिन वो इंसान उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो पैरों के निशान ही इतने बड़े थे। मैक्स अब काफी डरते हुए राइफल अपने हाथ में ले लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है फॉरेस्ट में। उसे तो फॉरेस्ट के बीचों बीच से कुछ आवाजें भी आ रही थी जो चारों तरफ गूंज रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब तरीके के मंत्र पढ़ रहा है। उसने तो वहाँ पर कुछ बोट और लकड़ी से बने हुए इक्विपमेंट्स देखे, और ये इक्विपमेंट्स लिटरली उसने नहीं बनाए थे। यानी वो अब श्योर हो चुका था कि फॉरेस्ट में कोई और भी मौजूद है। तुरंत ही चौकन्ना होकर मैक्स अंदर की तरफ जाने लगा और उस आवाज का पीछा करता है। उसे बिल्कुल नहीं आइडिया कि वहाँ पर कितने खतरनाक लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैक्स का कुत्ता भी लगातार भौंकने लगा, जैसे उसे डर का एहसास हो गया हो। लकड़ी वाले तख्ते से फॉलो करते हुए आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ से आवाजें आ रही थी। मैक्स पेड़ के पीछे छुपकर सारी चीजें देख रहा था, और दूसरी तरफ कई सारे आदिवासी दिखाए जाते हैं जो काफी अजीब थे, और वो तो कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं जैसे किसी की बलि दे रहे हो। साफ देखा जा रहा था कि उन्होंने कुछ लोगों को पेड़ से बांध रखा है और उन्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। इन चीजों से मैक्स भी काफी डरने लगा और यही सोचता है कि अगर वो उनके सामने गया तो वो लोग उससे भी मार देंगे। जिनकी बलि दी जा रही थी वो बहुत ही ज्यादा छटपटा रहे थे। उनमें से एक को तो वो बुरी तरीके से खत्म भी कर देते हैं,
लेकिन यहाँ बेचारा मैक्स इन चीजों को अब देख नहीं सकता था। उसे ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं कि कोई इंसान उसके सामने मर रहा है और वो शांति से खड़ा हुआ है। ये भी बात पक्की थी कि अगर वो उन आदिवासियों के सामने गया बंदूक लेकर तो वो उन पर भी हमला करेंगे। लेकिन अब बहुत देर तक उन फंसे हुए लोगों को तड़पता हुआ देखकर वो रुक नहीं पाता और मैक्स अपनी भी जान खतरे में डालने के लिए रेडी हो जाता है। यानी इतने महीनों तक अकेले रहने के बावजूद भी उसके अंदर की अच्छाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुरंत ही अब बाकी कैदियों को जैसे ही आदिवासी मारने के लिए गए तभी मैक्स ने अपनी राइफल उठाकर शूट कर दिया। वो ऊपर की तरफ शूट करता है जिसकी आवाज सुनकर सभी आदिवासी रुक गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी कि ये आवाज किसकी है और कौन हमारे फॉरेस्ट में इस तरीके से आ गया। वहाँ मौजूद सभी आदिवासी काफी पैनिक हो चुके थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन्हें बंदी बनाया गया था उनमें से एक आदिवासी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। मैक्स भी अब काफी डरने लगा था क्योंकि उन आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर एक साथ वो हमला करेंगे तो वो बच नहीं पाएगा। इसीलिए मैक्स भी थोड़ा किनारे की तरफ भागने लगा। अब जैसे ही वो गन वापस से लोड करता है तभी वही आदिवासी जिसे बंदी बनाया गया था वो उसके सामने आ गया। मैक्स और वो आदिवासी एकदम आमने सामने थे और जैसे लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मैक्स पहले तो कुछ रिएक्शन नहीं देता और वो वेट कर रहा था कि ये आदिवासी क्या करता है, लेकिन वही आदिवासी धीरे धीरे उसके पास गया और नीचे बैठ गया। यानी वो उस पर हमला नहीं करने वाला। वो आदिवासी मैक्स को इस तरीके से दिखा रहा था कि उसने उसकी जान बचाई है अपने वेपन से, तो इसीलिए वो उसका गुलाम बन चुका है। उसने तुरंत ही मैक्स के पैर को हाथ लगाया और अपने कंधे पर रखने लगा। मैक्स तो यही समझ रहा होता है कि ये उसके थैंक यू कहने का तरीका है, पर ये पूरी तरीके से गलत था। वो आदिवासी तुरंत ही उसे पैर उठाकर नीचे गिरा देता है। उसने तो मैक्स की गन भी ले ली थी क्योंकि उसे चलाते हुए उसने पहले ही देखा था। मैक्स अब काफी पैनिकिंग मोड में क्योंकि अगर गोली चली तो किसी को भी लग सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो समझ गया कि इस आदिवासी को गन चलाना बिल्कुल नहीं आता। उसने तो वो गन उल्टी पकड़ी थी और लग रहा था कि वो डायरेक्टली गोली निकलेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना पड़ता है। अब सबसे पहले मैक्स उस आदिवासी को ये दिखाना चाहता था कि वो उसका दुश्मन नहीं है, पर प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर था। यानी वो आदिवासी अपनी अलग भाषा बोलते हैं और मैक्स को तो अलग भाषा आती है। इसी वजह से वो आदिवासी समझ नहीं पा रहा था कि ये दुश्मन है या फिर दोस्त। अब यहाँ कई देर तक ट्राई करने के बावजूद भी जब आदिवासी नहीं समझता तो मैक्स ने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ फल फ्रूट्स एक साइड में रख दिए और थोड़ा पीछे हो गया। मैक्स तो इशारे से आदिवासी को वो खाने के लिए कह रहा था। आदिवासी शक की निगाहों से उसे देखता जा रहा था, लेकिन फ्रूट देखकर वो उसे खाने के लिए चला गया। पर अगले ही मोमेंट में झाड़ियों के अंदर से कुछ तो आवाज आई और ये वो दूसरे आदिवासी थे जो उसके ऊपर झपट्टा मारने लगे थे। मैक्स ने अब तुरंत ही नीचे पड़ी हुई दूसरी गन उठाई और सीधा उन आदिवासियों को शूट करने लगा। मैक्स को पता था कि अगर वो सारे ग्रुप वाले आदिवासी उन दोनों को पकड़ लेंगे तो उन्हें मार ही देंगे। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने वाले। देखते ही देखते उस जगह पर आदिवासियों की संख्या बढ़ती चली गई और अकेले मैक्स उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस तरीके की राइफल थी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही बुलेट जा सकती है। लेकिन अचानक एक अच्छी बात ये हुई कि वो दूसरा साथी वाला आदिवासी जिससे मैक्स बात करने की कोशिश कर रहा था, वो भी मैक्स को अच्छी तरीके से देखकर गन उठा लेता है और वो सारे बाकी आदिवासियों को मारने लगता है। यानी उसने कुछ देर के बाद ही देखकर ये एनालाइज कर लिया था कि कैसे गन चलानी है और वेपन को यूज करना है। दोनों एकदम टीम की तरह उन बाकी सारे आदिवासियों को मार ही देते हैं। अब तो मैक्स को लगने लगा कि शायद ये साथी वाला आदिवासी उसका पार्टनर बन सकता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जो मैक्स का दिल दहला देता है। वो आदिवासी जिसने बाकी आदिवासियों को मारा था, अचानक वो उनकी डेड बॉडी से काफी सारा मांस का टुकड़ा निकालकर खाने लगता है। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि ये सारे आदिवासी आदमखोर हैं। मैक्स इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने जोर से चिल्ला दिया और यही आवाज सुनकर वो आदिवासी डर के मारे फॉरेस्ट में भाग जाता है। मैक्स तो यहाँ पर अब काफी चिंतित था कि कहीं वो आदिवासी उस पर हमला करके उसे न मार दे। जैसे भूख लगने पर जंगली जानवर किस पर भी हमला कर देते हैं, वही सेम हाल शायद इन आदिवासियों का भी हो सकता है। तो इसीलिए मैक्स सबसे पहले अपने ट्री हाउस पर चला आता है और बहुत ही तेजी से बैरियर बनाने का काम चालू कर देता है। जितने भी सुरक्षा के सामान वो बना सकता था बनाने लगा। ये इसलिए क्योंकि वो उन आदिवासियों पर भरोसा करने की जरा भी गलती नहीं कर सकता। एक गलती उसकी बहुत बुरी तरीके से जान ले सकती है। और अब तो उस दूसरे आदिवासी को गन चलाना भी आ गया, यानी वो और भी ज्यादा खतरा बन चुका है मैक्स के लिए। मैक्स ने तो उन आदिवासियों से बचने के लिए हर एक तरीके की चीजें अपना दी और कई नुकीले फेंसेस लगा दिए ताकि कोई एंटर ना कर पाए। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि वो कई दिनों तक वेट करता रहा, लेकिन आदिवासी उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं गायब हो गया हो। दिन महीनों में कन्वर्ट हो गए और अब मैक्स की जिज्ञासा बनती जा रही थी कि उन आदिवासियों का क्या हुआ। इसीलिए अब यहाँ अंत में मैक्स खुद ही फॉरेस्ट में जाकर उसे ढूंढने का डिसाइड करता है। हाथ में उसने बंदूक ले ली थी और चारों तरफ वो घूमते जा रहा था।
उसके दिमाग में यही बातें चलती हैं कि कब वो आदिवासी मिल जाए और अगर वो उसके ऊपर हमला कर देगा तो वो उसे शूट कर देगा। मैक्स के साथ उसका कुत्ता भी था जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अचानक वो एक ऐसी प्लेस पर पहुंच गया जहाँ पर जाल पहले से बिछा हुआ था। वो जाल मैक्स के पैर में फंस गया और वो तो एकदम उल्टा लटक गया होता है। कुछ देर बाद पता चला कि ये उसी खतरनाक आदिवासी का काम है और झाड़ियों से वो बाहर निकलता है। मैक्स तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया कि अब उसका अंत तय है, पर फिलहाल के लिए वो आदिवासी उसके हाथ में जो बंदूक मौजूद थी उसे अच्छी तरीके से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो उस हथियार के बारे में और भी जानना चाहता है। ये चीज सिंपल है क्योंकि आदिवासियों को इन बंदूक के बारे में नहीं पता, तो पहली बार देखने पर ऐसा रिएक्शन तो बनता है। मैक्स का कुत्ता तो काफी डरते हुए फॉरेस्ट के अंदर भाग गया अपनी जान बचाकर। उसे बिल्कुल इन आदिवासियों का खाना नहीं बनना, पर मैक्स कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करता है। आदिवासी का ध्यान भटका हुआ था और वो उस बंदूक को देखता जा रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने अपनी जेब में रखी हुई चाकू निकाली और रस्सी को काट दिया। नीचे गिरने पर उसके हाथ में जो छोटी बंदूक थी उसे वो पॉइंट आउट कर देता है। सबसे पहले उसने आदिवासी को डराने के लिए साइड में शूट किया। आदिवासी एकदम स्तब्ध रह गया और कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका होता है कि इस गोली से किसी को भी मारा जा सकता है। पर यहाँ मैक्स और ज्यादा डर नहीं रहा था क्योंकि आदिवासी के चेहरे पर हमला करने की भावना नहीं थी, वो सिर्फ जिज्ञासु था ये सारी चीजें जानने के लिए। इसीलिए मैक्स उस आदिवासी को इशारों में उस बंदूक के मैकेनिज्म के बारे में समझाता है। उसने सबसे पहले फायर करके शो किया चमगादड़ों के झुंड के ऊपर और उनमें से एक मरकर नीचे गिर जाता है। यानी अब उस आदिवासी को भी पता है कि इसका ट्रिगर दबाने पे किसी को भी मारा जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद वो एक लकड़ी का भाला उठाता है और तुरंत ही निशाना लगाकर उस दूसरे चमगादड़ को मार देता है। वो तो मैक्स की तरफ देखते हुए ये इशारा कर रहा था कि तुम्हारे पास भले ही बंदूक है लेकिन मेरे पास जो टेक्निक है वो बहुत ही पुरानी और एकदम परफेक्ट है। आदिवासी का निशाना भी बहुत ही अच्छा था। मैक्स ये देखकर एकदम दंग रह गया और अब से शायद लग रहा था कि उन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई है। मैक्स ने तो अब उस आदिवासी पर भरोसा करके उसे खाने के लिए इनवाइट किया, यानी वो पहली बार उसे पका हुआ खाना दे रहा था। उस आदिवासी ने इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया था और लग रहा होता है कि ये उनकी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। पर फिर भी मैक्स को उस आदिवासी पर ज्यादा भरोसा नहीं था। दिन ढलने लगा होता है, इसीलिए मैक्स ने आदिवासी को अपने घर में लेकर आ गया और अब तो उसने चालाकी से उसे जंजीरों के बीच में बांध दिया था ताकि वो उसके लिए खतरा ना बने। आदिवासी कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ उन सारी चीजों को समझ रहा होता है। पूरी रात मैक्स ने उस आदिवासी को इसी तरीके से बंधा छोड़ दिया और सोने चला गया। लेकिन सुबह दिखाया जाता है कि वो आदिवासी अपने आप ही आजाद हो गया है और धीरे धीरे मैक्स के पास बढ़ रहा है। आवाज सुनते ही मैक्स जैसे ही उठा तो उसने गन तान दी उसके ऊपर। ऐसा लग रहा था कि वो मैक्स की जान लेने जा रहा है, लेकिन बेचारे आदिवासी को भूख लगी थी और वो फल फ्रूट खाने आया था। मैक्स को सच में उसके ऊपर अब दया आ गई और वो भरोसा कर चुका था कि ये उसके लिए खतरा नहीं है। उसने तुरंत ही खड़े होकर आदिवासी के हाथ पर बंधे हुए सारे जंजीर निकाल दिए, यानी अब वो बिना कोई टेंशन लिए उसके साथ आराम से इस जगह पर रह सकता है। मैक्स ने तो उस आदिवासी का नाम फिल रख दिया था अपने हिसाब से और वो तो उसे अपने तौर तरीके भी सिखाने लगा कि कैसे सरवाइव किया जा सकता है। मैक्स तो फिल को अपनी भाषा भी सिखाने लगा ताकि उन दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से बना रहे, क्योंकि फिल जो कि एक अलग आदिवासी था उसे टोटली डिफरेंट लैंग्वेज सिखाना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी मैक्स अपना प्रयत्न जारी रखता है उसे सिखाने का। कई दिन इस तरीके से बीतते चले गए और अब तो फिल और उसके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। फिल बहुत मेहनती था और हर काम में मैक्स की मदद करता। वो घर बनाना और अच्छी तरीके से जारी रखते और कई सारे सर्वाइवल की चीजें करते। कई महीने बीतने के बाद पता चला कि आखिरकार फिल उसकी भाषा ऑलमोस्ट सीख चुका है। ये इसलिए क्योंकि फिल का दिमाग बहुत ही अच्छा था। वो तो हर एक चीजें बहुत ज्यादा जल्दी सीख रहा था। इनफैक्ट वो सिर्फ समझता नहीं बल्कि अच्छी तरीके से मैक्स को जवाब भी देता है। मैक्स भी इस बात को जानने लगा कि फिल उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। एक समय ऐसा था जब मैक्स इस आइलैंड पर अकेला ही रहता था, पर अब उसके साथ उसका ये साथी मौजूद है। मैक्स और फिल तो साथ में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। लग रहा था कि उन दोनों को किसी और की जरूरत ही नहीं। एक रात मैक्स जब बाइबल निकालकर पढ़ने लगा तो फेल उसकी तरफ देखकर क्वेश्चन पूछता है। उसे जानना था कि वो इस किताब में क्या पढ़ रहा है तब से। तब जाकर मैक्स ने उसे बाइबल के बारे में बताया कि ये हमारी ईश्वर की किताब है। इसमें उनके सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना होता है। लेकिन यहाँ एक बात पता चली कि फिल और उसके सारे आदिवासी साथी किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं, यानी वो ईश्वर जो प्रकृति के अंदर रहता है और उन्हें अच्छी तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये पेड़ पौधे और ये सारे जानवर।
मैक्स अब थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए बराबर है। अगर फिल ये बाइबल पढ़ेगा तो उसे गॉड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। फिल तो उस किताब को लेकर उसके अंदर ईश्वर को ढूंढने लगा। उसे लग रहा था कि अंदर की तरफ कोई छुपा होगा जो बाहर निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैक्स ने जब ये चीज देखी तो उसे थोड़ी सी ठेस पहुंची, क्योंकि कोई भी अगर उसके ईश्वर का अपमान करेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब तो यहाँ फिल ने तो ये भी कह दिया कि वो अपने ईश्वर को मानता है और मैक्स का ईश्वर तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो सब पूरी तरीके से नकली है। इन्हीं बातों की वजह से दोनों में हीट अप मोमेंट क्रिएट हो जाता है और मैक्स तो काफी गुस्सा भी हो गया। उसने तो बाइबल छीनते हुए फिल को एकदम जंगली कह दिया होता है, क्योंकि उसे रिलीजन का कुछ समझ नहीं था। अब यही चीजें उन दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर देती हैं। मैक्स अब फिल से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था और फिल भी अपना जीवन यापन अकेले ही करता है। दोनों सेम आइलैंड पर ही रहते थे और हर सुबह एक दूसरे को देखते, लेकिन दोनों में से कोई भी आकर एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। मैक्स अपने हिसाब से जी रहा था और फिल अपने हिसाब से। लग रहा होता है कि उन दोनों का साथ यहीं तक था। धीरे धीरे करके कई दिन बीत चुके थे और अब मैक्स को फिर से अकेलापन महसूस होने लगा। उसे तो रिग्रेट होता है कि उसने फिल के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं किया। भले वो किसी और ईश्वर को मानता है, लेकिन मैक्स किसी को फोर्स नहीं कर सकता उसका रिलीजन बदलने के लिए। इसीलिए अब मैक्स एक दिन सीधा फिल के पास चला गया और उससे माफी मांग ली। लेकिन मैक्स उसे समझा ही देता है कि उसकी गलती थी, वो तो इसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिल ने भी उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली थी और अब दोनों वापस से साथ में रहने लगे। दोनों की दिनचर्या एकदम से एक हो चुकी थी और वो मिलजुल कर अपना शिकार करते और एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढते। पर एक दिन फिल मैक्स को एक बात बताता है कि उसने अपने कबीले के रूल्स तोड़े थे, इसी वजह से कबीले वाले उसे मारना चाहते थे। हो सकता है कि वो सारे कबीले वाले वापस आए और कई लोगों को मारने की कोशिश करें, इससे तो हमारी जान काफी खतरे में पड़ जाएगी। पर अब मैक्स ने फिल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने नजर रखना स्टार्ट कर दिया उन सारे बाकी आदिवासियों के ऊपर और मैक्स के पास कई सारे गोला बारूद थे जिसे कि वो ब्लास्ट करना चाहता था। इससे एटलीस्ट वो आदिवासी डर जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब मैक्स जैसे ही इंस्ट्रक्शन देता, फिल उस जगह पर गोला बारूद लगाकर आ जाता है। उन्हें सिर्फ अब वेट करना है कि वो बाकी आदिवासी उस जगह पर कब जाएंगे। थोड़ी देर में ही दोनों को कुछ आवाजें आती हैं, यानी वो आदिवासी अपने शिकार को लेकर पहुंच गए। मैक्स और फिल पेड़ के पीछे मौजूद होते हैं और गोला बारूद को ब्लास्ट करने की वेट ही कर रहे थे। उन्होंने आग भी लगा दी थी और थोड़ी ही देर में वहां पर ब्लास्ट होगा। पर उस मोमेंट पर मैक्स का वो कुत्ता शेफर्ड उस चिंगारी को देखते हुए उसके पीछे भागने लगा। उसे लग रहा होता है कि ये कोई खेलने की चीज है। मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब तक शेफर्ड वहां पहुंचा धमाका हो चुका था। आदिवासियों के साथ शेफर्ड की भी मृत्यु हो चुकी होती है। मैक्स को इसमें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि शेफर्ड शुरुआत से ही इस आइलैंड पर उसके साथ ही था। दुखी मन करते हुए आखिरकार मैक्स और फिल वापस नाव पर आ जाते हैं। फिल तो डरने लगा क्योंकि वो आदिवासी वापस से उसे मारने के लिए आ सकते हैं। तो अब मैक्स बताता है कि अगर हम यहाँ से निकल जाए किसी भी तरीके से और इंग्लैंड वाले रास्ते पर चले जाएं, तो हो सकता है कि हम बच सकते हैं। पर फिल इसका जवाब देता है कि हमने जब भी ये कोशिश की, ब्रिटिश आर्मी हम पर हमला जरूर करती है। वो तो उन सभी को जंगली जानवर समझते हैं और एक ही बार में मार देते हैं। तब जाकर मैक्स ने बताया कि वो भी ब्रिटिश आर्मी से बिलोंग करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। फिल अब इन चीजों को एकदम नेगेटिव वे में लेने लगा कि मैक्स यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो उसे और उसके परिवार वालों को खत्म कर दे। फिल ने तो मैक्स का गला भी पकड़ लिया, जबकि मैक्स की कोई गलती नहीं थी और अब वो उससे काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उनके बीच फिर से दूरियां हो गई थी। अब मैक्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था अकेले ही इस आइलैंड से बाहर निकलने का। उसने तो अपने लिए एक राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ियां काटने से। अकेले ये काम करना काफी मेहनत वाला था, पर एट द एंड उसे ये करना ही होगा। देखते ही देखते हमें पता चला कि वहाँ का मौसम काफी बदलने लगा है। बहुत तेज बारिश होने लगी थी, पर मैक्स काम करना रुकता नहीं। थोड़े ही देर में हमें पता चला कि उसके ठीक पीछे फिल खड़ा हुआ है। फिल के चेहरे पर एक निराशा थी और उसे समझ गया कि उसने गलती कर दी है फिर से। इसीलिए अब वो मैक्स के पास आकर उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। उसने बड़े प्यार से मैक्स को अपने हाथों से बनाया हुआ एक पेंडेंट भी दिया और अब वो दोनों साथ में राफ्ट बनाना चालू कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि तूफान काफी तेज बढ़ गया था। बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वो दोनों अपने बनाए गए घर में पहुंच गए, पर उनका वो घर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। उसकी सारी लकड़ियां नीचे गिरने लगी और सुबह होते होते तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये तबाही देखने के बाद दोनों के चेहरे पर काफी मायूसी झलक रही होती है, क्योंकि ये सारी चीजें बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की थी। फिल ने तो मैक्स को साफ बता दिया कि वो सारे आदिवासियों का ग्रुप हम पर हमला करने जरूर आ रहा है, यानी उन्हें अपनी तैयारी पक्की रखनी होगी। इसीलिए अब इतने महीनों तक उन दोनों ने जो सीखा था उसे अप्लाई करने लगे।
यानी दुश्मनों के लिए जाल बनाना और अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना। मैक्स और फिल एक अच्छे कोऑर्डिनेशन बिठाकर कई सारे जाल बना भी लेते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक चलने वाली वो गन्स और छलावा देने के लिए कई सारे मिरर के टुकड़े। सब कुछ एकदम परफेक्ट था और अब सिर्फ उन्हें वेट करना है उन आदिवासियों के ग्रुप के आने का। मैक्स ने भी अपना गेटअप चेंज कर लिया था और अगले दिन आदिवासियों का वो ग्रुप पहुंच भी गया। उन आदिवासियों के ग्रुप को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जाल में फंसने जा रहे हैं। जैसे ही वो जाल के ऊपर कदम रखते हैं तभी मैक्स ने वो रस्सी काट दी। नुकीली लकड़ी के टुकड़े उनके ऊपर गिरने लगे और कई आदिवासी मारे जाते हैं। कई तो छलावे में फंस गए और बंदूक की गोलियां चलती जा रही थी। यानी अब तक तो उनका प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक आदिवासी झाड़ी में से निकला और उसने एक तीर सीधा मैक्स के ऊपर चला दी। मैक्स बेचारा वहीं पर गिर गया। फिर ये देख नहीं पाता और उस दूसरे आदिवासियों को मार गिराता है। उसने तो कई सारी जड़ी बूटी लाकर फिल को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका घाव तो बहुत ही गहरा था। वो तो उसे इस तरीके से ठीक नहीं कर सकता। अब बहुत सोचने पर फिल के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो मैक्स को अपने कबीले में लेकर जाए उसकी जान बचाने के लिए। वो जल्द से जल्द उसे राफ्ट पर बिठाता है और पास ही वाले एक प्लेस पर लेकर चला जाता है। पूरे आदिवासियों के ग्रुप ने उन लोगों को पकड़ लिया और वो तो मैक्स को ब्रिटिश आर्मी का सोल्जर समझ रहे थे जिस पर वो हमला करने लगे। लेकिन फिर बाद में सभी को शांत कराया गया क्योंकि मैक्स अभी घायल है। जल्द से जल्द मैक्स का ट्रीटमेंट चालू हो चुका था, पर यह साफ कह दिया गया कि उसके ठीक होने के बाद मैक्स और फिल की एक लड़ाई होगी। उस लड़ाई में जो भी बचेगा उसे ही यहाँ से जाने की परमिशन होगी। दोनों ने अगर मना किया तो उन्हें ही मार दिया जाएगा। कुछ दिन इस तरीके से बीत गए और जब मैक्स ठीक हुआ तब उसका सामना उसके सबसे अच्छे दोस्त फिल से हो रहा था। दोनों मजबूर थे, लेकिन उन्हें करना तो पड़ेगा ही। अब उनके बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को वो चोट पहुंचाने लगे। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मैक्स की तलवार नीचे गिर गई और वो अपने घुटनों पर बैठ गया, यानी उसने अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था। फिल जो उस पर हमला करने गया वो अपना हाथ रोक लेता है क्योंकि मैक्स तो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसने उसकी जान बचाई थी तो वो उसे कैसे मार सकता है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और तभी एक गन शॉट की आवाज आती है। वो गोली सीधा फिल को आकर लग गई थी और फिल वहीं मर गया। ये पता चला कि उस जगह पर ब्रिटिश सेना के कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे जिन्होंने सारे आदिवासियों पर हमला करना स्टार्ट किया और सब वहां से भागने लगे। फिल बेचारा इन सारी चीजों में मारा गया और मैक्स तो रोता ही रह जाता है। जल्द से जल्द ब्रिटिश आर्मी मैक्स को रेस्क्यू करती है और शिप से लेके जाकर अपने शहर में छोड़ देती है। इतने सालों बाद मैक्स आखिरकार अपने घर वापस लौट ही गया। वो अपनी फैमिली से मिलकर वाइफ से गले लग जाता है, लेकिन अभी भी एक रिग्रेट हमेशा उसकी जिंदगी में रहेगा ही क्योंकि वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को बचा नहीं पाया। और हमारी ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।